नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस निःशुल्क CGPSC के मेंस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सबके मेंस की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में मैं आपके सामने फिर से एक लंबे समय के बाद यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि हम लोग पिछले के वीडियो में रसायन के दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। रसायन के एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ था, ठीक है, जिसका नाम था अधातुएं। देख लेते हैं सिलेबस। ये तीसरा चैप्टर था, अधातुएं, आवर्त सारणी में धातु की स्थिति, सामान्य गुण, अधातुओं के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, ठीक है, इन सभी टॉपिकों को हम कवर करेंगे। ये बहुलक क्या होता है, ठीक है, कृत्रिम बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, PVC, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, इन सभी टॉपिकों को कवर करते हुए हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अधातुएं, तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा अधातुएं क्या होते हैं, परिभाषा लिखिए, अधातुओं के भौतिक गुणों को लिखिए, रासायनिक गुणों को लिखिए, ठीक है। तो इसके पहला चैप्टर में आपको धातु बता चुका था, ठीक है। धातु क्या होते हैं, वे तत्व होते हैं जिनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दान करते हैं, और दान करके क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। एक सिंपल सा परिभाषा था। धातु क्या होते हैं, तो इनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, दान करते हैं, और दान करके फिर क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। तो इसी का जस्ट अपोजिट अधातु के परिभाषा में आ जाएगा। तो अधातु क्या होते हैं, वे तत्व होते हैं जिनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है। इसमें पाए जाते थे, इसमें नहीं पाए जाते। ये क्या करते हैं, धातु दान करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अधातु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, ठीक है, ग्रहण करके क्या बनाएंगे, ऋण आयन बनाएंगे। इन्हें ही क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो ये जो अभी समझे हैं, यही हमारे परिभाषा बनेगा। अधातु वे तत्व होते हैं जिनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। इन्हें ही अधातु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इस तरीके से बहुत सारे। आगे अब परिभाषा को देख लेते हैं, जो भी समझे हैं उस बेस पे। अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है, तथा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके कौन सा आयन बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। अधातु कहलाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा अगर परिभाषा पूछ रहे हैं तो हम उसमें इन चीज़ों को लिख सकते हैं, साथ ही उदाहरण भी दे सकते हैं। आगे हम लोग बता सकते हैं अधातु की संख्या कितनी होती है, 22 होती है, जिनमें से 11 गैस, ठीक है, 11 गैस है, गैस, 10 धातु, 10 ठोस, और एक क्या होता है, द्रव होता है। द्रव कौन सा होता है, तो याद कर लीजिएगा, ब्रोमीन, ठीक है। एकमात्र अधातु जो कि द्रव होता है कौन सा है, तो ब्रोमीन। आगे हम लोग देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। तो जो हम लोग परिभाषा में देखे थे वही इसका भौतिक गुण बनने वाला है। जैसे कि अधातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है, अधातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और ये क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, ठीक है। और आगे इसी में लिख सकते हैं, परिभाषा के पॉइंट को लिख सकते हैं कि अधातु स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, और ग्रहण करके कौन सा आयन बना रहे हैं, ऋण आयन बना रहे हैं। ये आगे पॉइंट, ऋण आयन बनाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग लिख सकते हैं इसमें, सामान्य ताप एवं दाब पर अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। अभी कुछ देर पहले देखे 22 अधातु होती हैं, जिनमें से 11 गैस, ठीक है, 10 ठोस, और एक क्या होता है, द्रव, जो ब्रोमीन था, ठीक। अधातुएं, इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है, डेंसिटी कम होता है, लो डेंसिटी। अगला, इनका गलनांक एवं क्वथनांक भी कम होता है, ठीक है। जस्ट जो धातु का, इसके पहले वाले चैप्टर में धातु का जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखे थे फिजिकल, उसी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अधातु क्या होते हैं, विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होते हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात पिटने पर ही क्या हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगला, अधातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अगला, अधातु में कोई भी चमक नहीं पाई जाती, ग्रेफाइट एवं आयोडीन को छोड़ करके, ठीक है, ये उसका अपवाद है। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, अधातु होता क्या है, तो परिभाषा लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है, और उनके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जो जो पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है उसमें से लिख सकते हैं। आगे, अधातु के रासायनिक गुण, ये सीधा 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो अधातु के रासायनिक गुण में कौन कौन सा पॉइंट हम लिख सकते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ऑक्सीजन से क्रिया, अधातु क्या होती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है,
ठीक है। और देख लेते हैं ऑक्साइड की प्रकृति इनकी क्या होती है, हाइड्रोजन से क्रिया कैसे करते हैं, आगे क्लोरीन से किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो इन 4 से 5 पॉइंट को अपन लिख सकते हैं, 2 नंबर में आएगा। तो सबसे पहले धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रही है, ऑक्साइड बना रही है। अब किस तरीके से ऑक्साइड बना रही है इसको देख लीजिएगा। जैसे कि एक धातु ले लेते हैं, कार्बन C+ ऑक्सीजन की से क्रिया करवाते हैं तो क्या बन रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से ऑक्साइड बन गया। अगला है सल्फर ले लेते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, क्या बन गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से ऑक्साइड बन रहा है। आगे इनकी ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो इनके ऑक्साइड जो है जब भी जल से क्रिया करेंगे, ठीक है, H2O से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। अब किस तरीके से अम्ल बना रहे हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो अपने को मिला है ऑक्साइड, इसी को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, CO2 प्लस किससे क्रिया कराएंगे, जल से, H2O, तो क्या बनेगा ये H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कार्बनिक अम्ल बन रहा है। अगला SO2 मिला था यहाँ पे, इसी को ही फिर से हम लोग ले लेते हैं, SO2 प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, फ्यूरस अम्ल। तो दोनों पॉइंट बहुत ही आसान है। पहले तो ऑक्सीजन से क्रिया कराना है, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला ऑक्साइड्स की प्रकृति। अब इनका जो ऑक्साइड बन के आया है CO2 और SO2, इसको हम लोग जल से क्रिया करा देंगे। ठीक है, H2O और ये वाला H2O, तो जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, अम्ल मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से कर रहे हैं तो कार्बनिक अम्ल बन रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड से कर रहे हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बन रहा है। आगे हाइड्रोजन से क्रिया, और एक और है क्लोरीन से क्रिया। तो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, स्थायी हाइड्राइड बनाते हैं, और इनके हाइड्राइड क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। सहसंयोजक का मतलब होता है इसमें बंध जो है आपस में साझेदारी से बन रहा है। ठीक है, बंध इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी के फलस्वरूप इनका बॉन्ड बन रहा है, इसी को बोलते हैं सहसंयोजक। हाइड्रोजन की क्रिया से क्या बना रहे हैं, हाइड्राइड बना रहे हैं। किस तरीके से बना रहे हैं देख लेते हैं। एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगी, CH4 मेथेन। ठीक है, इस तरीके से हम रिएक्शन दे सकते हैं। आगे क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, क्लोराइड बना रहे हैं, और सेम टू सेम ये भी क्या है, सहसंयोजक है। मतलब इनके मध्य जो बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी से बन रहा है। इनका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन फिर से हम लोग कार्बन ले लेते हैं और Cl2, क्या बन जाएगा ये, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से अधातुओं का जब भी रासायनिक गुण पूछेगा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछेगा, हम आसानी से 4 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। ठीक, ध्यान रखिएगा। अपना जो ये स्लाइड तैयार हुआ है, नोट्स तैयार हुआ है, इस बेस पे तैयार हुआ है कि हम अगर इसको सीधा जाके मेंस के पेपर में भी लिखें तो अपने को पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्लाइड तैयार किया गया है। एग्जाम्पल को भी लिखते चलिएगा साथ में, और याद भी करते चलिएगा, आसान है, याद हो जाएगा। तो देख लीजिए, ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, फिर ऑक्सीजन की प्रकृति, ऑक्साइड की प्रकृति, अम्ल बन रहे हैं। अगला है हाइड्रोजन की क्रिया, और लास्ट में है क्लोरीन से क्रिया। आगे हम लोग आ जाते हैं बहुलक या बहुलीकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बार बार पूछता है, PVC, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। ठीक है, बहुलक या बहुलीकरण क्या होता है, तो सरल अणुओं के संयोजन से उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक, ठीक है, सरल अणुओं के संयोजन से बने, मतलब सरल अणु ले लेते हैं ऐसा छोटा छोटा। ठीक है, सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। तो परिभाषा को सीधा याद करना है और सीधा अपने नोट्स में तैयार करना है। ठीक है, सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बनने की यह जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं बहुलीकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का परिभाषा पूछेगा, बहुलक क्या होता है या फिर बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं, इनके उदाहरण को लिखे करके।
तो हम लिख सकते हैं सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक को बहुलक कहते हैं तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। उदाहरण में देख सकते हैं जैसे कि एथीन एकलक आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, पॉलीथीन बना रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग झिल्ली देखते हैं मार्केट में, तो एथीन एकलकों के संयोजन से क्या बनता है, पॉलीथीन। और भी बता सकते हैं विनाइल क्लोराइड एकलक है, उसके संयोजन से क्या बन रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन रहा है। ठीक, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सब क्या है, बहुलक के उदाहरण है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, तो 2 नंबर का सिंपल सा पूछेगा बहुलक या बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं और इसके उदाहरणों को बताइए करके, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक बहुलक कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए बता सकते हैं आप पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, वाइनिल क्लोराइड के एकलकों से मिलने से बन रहा है। अगला हम बता सकते हैं इसी में टेफ्लॉन हो गया। ठीक है, आगे पॉलीथीन। ठीक, अगला अब बहुलक के प्रकार, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समबहुलक और एक होता है सहबहुलक। तो समबहुलक में हम क्या लिख सकते हैं आगे, समान एकलकों के संयोजन से। ठीक है, एक ही प्रकार के एकलकों के संयोजन से बनता है। समान एकलकों के जैसे कि पॉलीथीन है, तो ये एक ही प्रकार के, इसका एकलक क्या हो जाएगा, एथिलीन। ठीक है, तो ये एथिलीन के एकलकों से मिलने से ही बनेगा, इसका एकलक क्या हो जाएगा, एथिलीन। तो ये एक ही प्रकार के एकलकों के संयोजन से मिलेगा, इसमें केवल एथिलीन ही मिलेगा इसके एकलकों में। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, केवल एक एथिलीन ही मिलेगा। इसी को बोल रहे हैं समान एकलकों के संयोजन से बने उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक समबहुलक कहलाते हैं। ठीक है, इसके पहले जो बहुलक का परिभाषा पढ़े थे उसी से ही मैच हो रहे हैं, सामने में बस क्या लिखना है, समान एकलकों के संयोजन से बने उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक समबहुलक कहलाते हैं। आगे इन्हीं के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, समबहुलक जो होते हैं नरम प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नरम प्रकृति के आगे रेखीय संरचना में प्राप्त होते हैं, जैसे कि ऐसा रेखीय संरचना में प्राप्त होगा हमको, इसका संरचना क्या रहेगा, रेखीय रहेगा। अगला योगात्मक बहुलक होते हैं, याद रखिएगा योगात्मक बहुलक होते हैं। और क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। ठीक है, और हम इसमें क्या लिख दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया। ठीक, तो समबहुलक के बारे में जब भी आएगा 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, समबहुलक से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो अपन सबसे पहले परिभाषा दे सकते हैं कि समान एकलकों के संयोजन से बना उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाला यौगिक समबहुलक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से बहुलक टॉपिक हम लोग शुरू किए हैं, तो यहाँ से एक पैटर्न आपको दिखेगा। ठीक है, और उसी पैटर्न पे पूरा बहुलक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको पैटर्न बता रहा हूँ, एक ट्रिक है, मान के चलिए जब भी समबहुलक आएगा तो याद रखिएगा सम, नम, रेखीय, योगात्मक और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, सम, नम, रेखीय, योगात्मक, थर्मोप्लास्टिक, बस इसी एक लाइन को याद रखिएगा कि पूरा बहुलक अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, मान के चलिए सम, नम, रेखीय, योगात्मक और थर्मोप्लास्टिक। और इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, पीवीसी, पॉलीथीन। ठीक है, और टेफ्लॉन। ये ट्रिक है, पूरा बहुलक चैप्टर के ट्रिक है। ठीक है, इसी से आप पूरा कनेक्ट करेंगे, आपको बताऊंगा किस तरीके से याद करना है, लेकिन आपको ये लाइन याद होना चाहिए, सम, नम, रेखीय, योगात्मक और थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं अपन, पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, बस इतना या बस याद करना है, फिर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं, क्या है ये, समान बहुलक है। ठीक है, सम से क्या होता है, समान बहुलक, नम से क्या होता है, नरम प्रकृति के होते हैं। ठीक है, रेखीय से क्या होता है, रेखीय संरचना में प्राप्त होते हैं। योगात्मक से योगात्मक बहुलक होते हैं, और थर्मोप्लास्टिक से ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। अब यहाँ से कैसे बनेगा क्वेश्चन, जब भी आपको योगात्मक पूछेगा, ठीक है, योगात्मक बहुलक से आप क्या समझते हैं, तो आप योगात्मक बहुलक के बारे में जब भी पॉइंट लिखना रहेगा तो हम उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, समबहुलक होते हैं। ठीक है, समान एकलकों के संयोजन से बनते हैं। जब भी योगात्मक पूछेगा ना, नम क्या होते हैं, तो नरम प्रकृति के होते हैं। योगात्मक पूछेगा तो रेखीय संरचना में प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ दिया थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो थर्मोप्लास्टिक जब भी पूछेगा हम शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, समबहुलक होते हैं, नरम प्रकृति के होते हैं, रेखीय होते हैं। और जब भी या तो योगात्मक पूछे या थर्मोप्लास्टिक पूछे या समबहुलक पूछे, सबको एग्जाम्पल क्या जाएगा,
पीवीसी, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। इस तरीके से ये ट्रिक है, आगे अपने को क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, ये समबहुलक है, बहुलक का एक प्रकार है समबहुलक। इसी का जस्ट एक और प्रकार होता है सहबहुलक। ठीक है, तो सहबहुलक में जो हम लोग याद किए हैं इसी को उलटना है। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट लिखना है। जैसे ये समान एकलकों के संयोजन से बनते हैं तो सहबहुलक क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न एकलकों के संयोजन से बनते हैं, भिन्न भिन्न एकलकों के संयोजन से बनते हैं ऐसा। अगला, ये नरम प्रकृति के थे तो सहबहुलक क्या हो जाएगा, कठोर प्रकृति के होते हैं। जस्ट उसका अपोजिट लिखना है। ठीक, पूरा ट्रिक है। रेखीय संरचना में प्राप्त होते हैं तो सबहुलक कौन से संरचना में प्राप्त होंगे, तिर्यक बंद संरचना में प्राप्त होंगे। तिर्यक बंद संरचना में ये सब आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। योगात्मक बहुलक थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संघनन बहुलक हो जाएगा। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक है तो ये क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक है। ठीक, अब यहाँ पर से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, जैसा कि पूछेगा संघनन बहुलक क्या होता है, तो संघनन बहुलक के बारे में हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न एकलकों के संयोजन से प्राप्त होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तिर्यक बंद संरचना में प्राप्त होते हैं, और क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग होते हैं। और जब भी थर्मोसेटिंग पूछेगा तो फिर से हम यही इन्हीं पॉइंटों को लिख सकते हैं, तो बहुत आसान है। और सहबहुलक पूछेगा तो यही है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। ठीक है, नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 6 ऐसा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम इनके बारे में 6 से 7 पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं, समबहुलक आपको समझ आ गया होगा। आगे सहबहुलक हम लोग सबसे पहले देखे थे बहुलक का परिभाषा। ठीक है, सरल अणुओं के संयोजन से बना उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाला यौगिक बहुलक कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखे समबहुलक, जिसमें क्या हो रहा था, समान एकलकों के संयोजन से बन रहा था। अब आ गया है सहबहुलक, तो इसमें क्या होता है, केवल यही शब्द चेंज हुआ है, बाकी उधर का पैटर्न सेम है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न एकलकों के संयोजन से बना उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाला यौगिक क्या कहलाता है, सहबहुलक कहलाता है। ठीक है, आपको अभी ट्रिक बताया था। जब भी सम वाला पूछेगा समबहुलक क्या होता है, तो इसके बारे में याद रखना, सम, नम, रेखीय, ठीक है, योगात्मक, और क्या लिख सकते हैं, थर्मोसेटिंग। ठीक, और इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, पीवीसी, पॉलीथीन, और क्या लिख सकते हैं, टेफ्लॉन। ये तो हो गया समबहुलक। अब इसी का जस्ट अपोजिट एक और पूछेगा, सहबहुलक क्या होता है। ठीक है, तो ये सम की जगह क्या क्या लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न एकलकों के संयोजन से बनता है, भिन्न भिन्न। नम की जगह नरम प्रकृति का होता है, तो ये क्या होता है, कठोर प्रकृति का। ये रेखीय है तो ये क्या होगा, तिर्यक बंद संरचना में प्राप्त होगा, तिर्यक बंद संरचना में प्राप्त। योगात्मक है तो ये क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, संघनन बहुलक। और थर्मोसेटिंग है तो ये क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल में अपन क्या लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है आपका बेकेलाइट, नायलॉन 6, नायलॉन 6। ठीक है, तो ये सब पॉइंट अभी जो बताया हूँ आपको वही चीज़ लिखा हुआ है। जैसे कि कठोर प्रकृति के होते हैं, सहबहुलक का ना, ये वाला कठोर प्रकृति के होते हैं। तिर्यक बंद संरचना में प्राप्त होते हैं, ये तिर्यक बंद संरचना में प्राप्त होते हैं। संघनन बहुलक होते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग होते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये संघनन बहुलक होते हैं और थर्मोसेटिंग होते हैं। एग्जाम्पल, बेकेलाइट, नायलॉन 6, नायलॉन 6। तो ये एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जो आपके बहुत काम आने वाला है। एक ही ट्रिक याद किए हैं और पूरा बहुलक वाले चैप्टर को कंप्लीट करेगा, चाहे कहीं से भी घुमा के पूछे, चाहे योगात्मक पूछे, संघनन पूछे, थर्मोप्लास्टिक पूछे, थर्मोसेटिंग पूछे, ताप सुन्मय पूछे, ताप ड्रिन पूछे, समबहुलक पूछे या सहबहुलक पूछे। ठीक है, सबका आंसर आपसे बनने लगेगा। ये बेसिक सा डिफरेंट देख लेते हैं जो अपने को आंसर राइटिंग में काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, अपन दिमाग खुलने वाला इससे पूरा लिख सकते हैं। देखिए, समबहुलक क्या होता है, समान एकलकों के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, इसी को मैं ट्रिक में बताया था, सम, नम, रेखीय, योगात्मक, थर्मोप्लास्टिक, ऐसा ट्रिक में बताया था। सम, नम, रेखीय, योगात्मक और थर्मोप्लास्टिक। इसी का जस्ट अपोजिट भिन्न भिन्न एकलकों के संयोजन से बनते हैं। अगला, नरम प्रकृति के होते हैं तो सबबहुलक क्या हो जाते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं। रेखीय संरचना में प्राप्त होते हैं तो ये क्या है, तिर्यक बंद संरचना में प्राप्त होते हैं। बताऊंगा आपको रेखीय संरचना ऐसा और तिर्यक बंद अभी बताऊंगा आपको। चित्र ट्रिविम 3D 3 डायमेंशनल में मिलते हैं, ऐसा चित्र बन जाता है उसका। अगला, योगात्मक बहुलक होते हैं तो क्या हो जाएंगे, संघनन बहुलक हो जाएंगे। थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जो सम वाला है थर्मोप्लास्टिक होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे हर एक पॉइंट क्वेश्चन बनने वाला है। योगात्मक बहुलक से आप क्या समझते हैं, थर्मोप्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, हर एक जो पॉइंट है क्वेश्चन बनने वाला है आगे चल के। संघनन बहुलक से आप क्या समझते हैं, थर्मोसेटिंग क्या होता है। ठीक, और जब भी सम बहुलक पूछेगा उसके एग्जाम्पल में हम ये 3 चीज़ लिख सकते हैं, पीवीसी, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। और सह बहुलक वाले में क्या लिख सकते हैं, बेकेलाइट, नायलॉन 6, नायलॉन 66। ठीक, देखिए अब यहाँ से आप एक चीज़ समझना, जब भी थर्मोसेटिंग पूछेगा 2 नंबर में, तो थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल में भी हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी संघनन बहुलक पूछेगा 2 नंबर में क्या होता है परिभाषा लिखे, तो हम इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, इन तीनों को लिख सकते हैं ऐसा आराम से। ठीक, उसी तरह योगात्मक बहुलक जब भी पूछे इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। थर्मोप्लास्टिक पूछे इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए संरचना के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पर इसको कितने भागों में बांटे हम लोग, बहुलक को 3 प्रकार में, रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक और तिर्यकबंध बहुलक। ठीक है, एक प्रकार हम लोग देखे थे सम बहुलक और सह बहुलक। ये अगला आगे हम लोग का संरचना के आधार पर, तो क्या क्या है देख लीजिए, रेखीय बहुलक है, शाखित बहुलक है और तिर्यकबंध बहुलक है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं रेखीय बहुलक क्या होता है। इसके पिछले जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ अगर वो आपको पूरा याद हो गया और समझ आ गया तो फिर इधर एकदम आसानी से आपसे बनने लगेगा। रेखीय बहुलक क्या होता है, एकलकों के संयोजन से जो बना यौगिक होता है लंबी श्रृंखला के रूप में प्राप्त होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक। जैसा नाम है वैसा आप परिभाषा लिखना है, एकलकों के संयोजन से बना यौगिक रेखीय संरचना के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, रेखीय संरचना ऐसा रेखा के रूप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक कहलाता है। इनका घनत्व हो गया, डेंसिटी, गलनांक और तनन सामर्थ्य क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है, ये याद रखिएगा। अगला समबहुलक क्या होते हैं, नरम प्रकृति के होते हैं। आपको इसका पहले जस्ट ट्रिक बताया था, सम, नम, रेखीय, योगात्मक और थर्मोप्लास्टिक। तो सम से समबहुलक नरम प्रकृति के होते हैं, योगात्मक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। और जब भी ये आएगा हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा मैं इसके पहले क्या बताना चाह रहा था, अब आपसे बनने लगेगा। ठीक है, जब भी रेखीय बहुलक आएगा, समनम, रेखीय, योगात्मक, थर्मोप्लास्टिक और ये सब आया तो पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन हम आसानी से लिख सकते हैं। चित्र बना देना। ठीक है, रेखीय बहुलक पूछेगा 2 नंबर का तो आगे हम लोग इसमें चित्र दे सकते हैं। रेखीय बहुलक में ऐसा रेखा के रूप में बता दीजिएगा, ऐसे ही सिंपल बस लिखना है। आगे शाखित बहुलक, तो एकलकों के संयोजन से निर्मित यौगिक, पिछला वाला रेखीय संरचना में प्राप्त हो रहा था, ये वाला पार्श्व श्रृंखला के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बस वहीं पे चेंजेस है, बाकी आसानी से याद हो जाएगा। इसका घनत्व तो क्या है, गलनांक और तनन सामर्थ्य रेखिक बहुलक की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, रेखीय बहुलक का हाई था, ज़्यादा था, इसका क्या है, कम है। उदाहरण के लिए एमिलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, उदाहरण को याद रखिएगा। ठीक है, आप इसका चित्र बनाना है तो पार्श्व श्रृंखला के रूप में ऐसे हर एक शाखा से नया शाखा निकलेगा, पार्श्व श्रृंखला के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, चित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, बनाइएगा इसको ऐसा, आगे वो बढ़ते जाएगा शाखा के रूप में, इसी को बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला के रूप में प्राप्त होता है। आगे एक लास्ट बच गया तिर्यकबंध, तो एकलकों के संयोजन से निर्मित यौगिक, ये पहला वाला लाइन हमेशा परिभाषा है और परिभाषा का पैटर्न एकदम सरल है। ठीक है, एकलकों के संयोजन से निर्मित यौगिक रेखीय बहुलक आएगा तो रेखीय संरचना में प्राप्त होता है। तिर्यक अगर शाखित वाला पूछ रहा है तो पार्श्व श्रृंखला के रूप में प्राप्त होता है। और लास्ट ये आ गया तिर्यकबंध, क्या होता है, तो त्रिविम जालीनुमा संरचना में प्राप्त होता है। 3 डायमेंशनल में त्रिविम जालीनुमा संरचना में प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, तिर्यकबंध बहुलक कहते हैं। यह बहुलक क्या होता है, कठोर प्रकृति का होता है। ठीक है, संघनन बहुलक होता है और क्या होता है, थर्मोसेटिंग होता है। ठीक, और इसके उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, बेकेलाइट, नायलॉन 6, नायलॉन 66। ठीक है, बताया था आपको संघनन बहुलक, थर्मोसेटिंग जहाँ भी आए क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बेकेलाइट, नायलॉन 6, नायलॉन 66। आगे इसमें हम लोग चित्र भी दे सकते हैं, तिर्यकबंध का चित्र बनाइएगा आप लोग साथ साथ मेरे।
ऐसा त्रिविम जालीनुमा संरचना में प्राप्त होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं तिर्यक बंद बहुलक। ठीक है, चित्र बना लीजिएगा। आप इसको और जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, हालांकि जगह नहीं रहता वहाँ, छोटा सा बनाना रहता है। अगला है पॉलीथीन। सीधा सिलेबस में दिया हुआ है बहुलक करके, बहुलक के बाद आगे दिया हुआ है सिलेबस में पॉलीथीन दिया है, टेफ्लॉन दिया है और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC दिया है। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं पॉलीथीन। झिल्ली जो अभी मार्केट में हम लोग देखते हैं पॉलीथीन, तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में हम। पॉलीथीन का सबसे पहले तो ये बहुलक है एक प्रकार का, तो इसका एकलक क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। तो यहीं से शुरुआत करना है। एथिलीन एकलोकों के बहुलीकरण से क्या का निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है, रेखीय संरचना में प्राप्त होता है। ठीक है, और यह मानव निर्मित होता है, संश्लेषित होता है और समबहुलक का उदाहरण है। ट्रिक बताया था, सम, नम, रेखीय, ठीक है, योगात्मक, थर्मोप्लास्टिक। तो जब भी आगे इसके बारे में हम ये सब लिख सकते हैं। समान बहुलक नरम प्रकृति के होते हैं, रेखीय संरचना में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग प्लास्टिक पाइप, खिलौने, ठीक है, आदि बनाने में किया जाता है। अब वर्तमान जो पैटर्न है, अंदर घुस के पूछता है कि निम्न घनत्व पॉलीथीन क्या होता है, उच्च घनत्व पॉलीथीन क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन। तो उस बेस पे हम और अंदर घुसने का कोशिश किया है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निम्न घनत्व लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो पहला देखते हैं निम्न घनत्व पॉलीथीन। तो एथिलीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, 473 केल्विन पर। ठीक है, एथिलीन को एकलक हमेशा सेम रहेगा, एथिलीन ही रहेगा। 473 केल्विन पर 1500 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, सूक्ष्म ऑक्सीजन की मात्रा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब हम भी एथिलीन को 473 केल्विन ताप पर 1500 वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन प्राप्त होता है। यह बहुलकन मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनकी शुरुआत जो है ऑक्सीजन के द्वारा होती है। ठीक है, आगे रिएक्शन हम इसमें लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन को मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N। ठीक है, एथिलीन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, और जब भी बहुलक बनेगा क्या करना है, उसको सिंगल बॉन्ड में खोल देना है। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 473 केल्विन पर और कितना है, 1500 ATM वायुमंडलीय दाब पर, और किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इस तरीके से रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन बिना नंबर को उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, रिएक्शन लिखना जरूरी है। जब भी निम्न घनत्व पॉलीथीन पूछता है, उसके बारे में हम परिभाषा लिख सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं, आगे जगह बच रहा है तो इसके प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, उपयोग लिख सकते हैं। ठीक, तो रिएक्शन को आप लिख लीजिएगा। आगे इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, तो इनका घनत्व निम्न होता है, नाम ही इसका निम्न घनत्व पॉलीथीन है। ठीक है, तो इनका घनत्व क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये पारदर्शी होते हैं। इमेजिन कर लीजिएगा झिल्ली, ठीक है, पारदर्शी होते हैं झिल्ली। रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, लचीला भी होते हैं, और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आगे इनका प्रमुख उपयोग क्या क्या हम लिख सकते हैं इनके बारे में, तो पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में, विद्युत रोधक इंसुलेटर बनाने में, और विद्युत तारों को लपटने में। ठीक है, आगे पाइप, खिलौने, बोतल आदि बनाने में, रेफ्रिजरेटर, डिश, ठीक है, सांचे को ढालने वाली वस्तुएं, कोट, रेन कोट जो होता है वो, रैपर बनाने में, इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको सीधा याद करना है निम्न घनत्व पॉलीथीन क्या होता है, तो बता दीजिएगा। जब भी हम एथिलीन को, ठीक है, 473 केल्विन और 1500 वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो अपने को क्या मिल जाता है, निम्न घनत्व पॉलीथीन मिल जाता है आसानी से। इसके बाद हम इसमें रिएक्शन दे दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब उसको बहुलीकरण करेंगे तो आप उसको जो डबल बॉन्ड है उसको खोल दीजिएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके से। ठीक, आगे उसमें हम लोग और उसका प्रॉपर्टीज और गुण बता सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन उच्च घनत्व पॉलीथीन। तो इसमें भी सेम है, बस ये टेम्परेचर और जो वायुमंडलीय दाब है इसी का बस डिफरेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है जिगलर नाता उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अगला उच्च घनत्व पॉलीथीन क्या हो जाएगा, एथिलीन को
333 से लेकर 343 केल्विन पर और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक जैसे कि ट्राईएथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसी को बोलते हैं हम लोग जिगलर नाता उत्प्रेरक। ठीक है, जिगलर नाता उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब भी गर्म करते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन प्राप्त होता है। जैसे कि अब रिएक्शन देना है, इसका रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना नंबर सोच ही नहीं सकते। अगेन फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको खोलना है ना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करिएगा जब भी बहुलक बनाएंगे। ठीक, जो अब बोल रहा है अपने को 333 से 343 केल्विन और कितना इसका दाब है, 6 से लेकर 7 वायुमंडलीय दाब। ठीक, अब जिगलर नाता उत्प्रेरक का सूत्र दे दीजिएगा C2H5 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ट्राईमेथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिगलर नाता उत्प्रेरक के रूप में जानते हैं। तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको। इस बहुलक में रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं, इसका प्रॉपर्टीज बताना है आगे। इनका घनत्व क्या होता है और गलनांक उच्च होता है। निम्न घनत्व का निम्न था, हाई डेंसिटी का क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ये निम्न घनत्व पॉलीथीन से अधिक कठोर और क्या होती है, तन्य होती है, तन्यता का गुण पाया जाता है इसमें। आगे गुण हो गया। अगला उपयोग क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंटेनर जैसे कि बाल्टी, ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक का ग्लास, नली इत्यादि बनाने में। घरेलू उपयोगी सामान, पाइप, खिलौने, रेडियो, टीवी के कैबिनेट, रस्सियाँ आदि बनाने में। ठीक, अगला तो पॉलीथीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा बहुलक सिलेबस में सीधा दिया हुआ है पॉलीथीन करके, और पॉलीथीन के अंदर भी घुस के पूछता है, जैसे कि निम्न घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन। तो इन दोनों को हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड एक बहुलक है, तो इसका एकलक क्या हो जाएगा, वाइनिल क्लोराइड। यहीं से शुरुआत करना है, जैसे पॉलीथीन में भी हम शुरुआत कर रहे थे। पॉलीथीन के एकलक क्या था, एथिलीन। एथिलीन से शुरुआत किए थे, उसी तरह यहाँ भी वाइनिल क्लोराइड इसका एकलक है। और वाइनिल क्लोराइड को बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर अपने को क्या मिल जाता है, PVC मिल जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, यह मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित एवं समबहुलक का उदाहरण है। ठीक, आगे हम इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, जिसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप, विद्युत इंसुलेटर्स, रेनकोट, वाटरप्रूफ वस्तुएं इत्यादि इत्यादि बनाने में किया जाता है। अब इसका अपन रिएक्शंस लिखना है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, बेंजाइल पेरोक्साइड। तो अपने को क्या मिल जाएगा, PVC। CH2 ये जो जितना भी डबल बॉन्ड है उसको आप सिंगल कर लेना है, CH2CH सिंगल बॉन्ड Cl। इस तरीके से रिएक्शन देना अपने को, बहुत ही ईजी है, आसान है। आगे इसके उपयोग, पाइप और फिटिंग, ठीक है, जैसे कि जल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, सिंचाई के पाइप बनाने में। अगला है निर्माण कार्य, खिड़की हो गया, दरवाजे, फ्रेम, फर्श की टाइल, पैनल, छत, जितना आप उपयोग लिखने सकते हैं। अगला बिजली के तारों में, ठीक है, तार और केबल के इंसुलेशन के लिए। पैकिंग सामग्री, पैकेजिंग के लिए बोतल, ठीक है, ब्लिस्टर पैक, दवाइयों की पैकिंग के लिए, पारदर्शी पैकेट, इस तरीके से चिकित्सालय उपकरण में, ठीक है, जैसे कि रक्त की थैलियाँ इन्हीं की बनी होती है, PVC की। इन्फ्यूजन ट्यूब, डिस्पोजेबल सिरिंज, ये ऑक्सीजन मास्क इत्यादि। कारों के डैशबोर्ड के लिए, दरवाजे की कोटिंग के लिए सीट कवर, ये सब PVC के बने होते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेफ्लॉन, ये इसी को बोलते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। सिलेबस में टेफ्लॉन करके लिखा हुआ है, ऐसा भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, पॉली टेट्रा PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, अब इसका बहुलक क्या होता है, देखो इसका एकलक होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो यहीं से शुरुआत करना है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन को अमोनियम परऑक्सोसल्फेट की उपस्थिति में गर्म करने पर रेखीय जो टेफ्लॉन जो है अपने को कौन सा संरचना, रेखीय संरचना में प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, टेफ्लॉन। ठीक, देखिए हर एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग गर्म कर रहे हैं बहुलक को, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्प्रेरक को याद करना। जैसे कि
पॉलीथीन में निम्न घनत्व में हम देखे थे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहे थे। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जिगलर नाता उत्प्रेरक की उपस्थिति में कर रहे थे। और पीवीसी में हम बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में कर रहे हैं। और अब आगे हम लास्ट ये जो टेफ्लॉन है इसमें अमोनियम पर ऑक्सोसल्फेट की उपस्थिति में। ये आपको एकदम याद होना चाहिए ना, आपके नोट्स में आंसर राइटिंग में आना चाहिए अमोनियम पर ऑक्सोसल्फेट की उपस्थिति में। अगला, मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित और समबहुलक का उदाहरण होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग लिख सकते हैं बर्तन की कोटिंग करने में। कोचिंग लिखा गया, बर्तन की कोटिंग। ठीक है, अम्ल या दाहक पदार्थ रखने की कैन, गैसकेट इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे टेफ्लॉन के मुख्य उपयोग, अगर उपयोग को ही अलग से पूछ रहा है 2 से 4 नंबर में, तो इसके बारे में हम विस्तार से क्या लिख सकते हैं। कुकवेयर में पहला पॉइंट डालेंगे, नॉन स्टिक बर्तन जैसे तवा, कढ़ाई, पैन इत्यादि के सतह पर कोटिंग करने के लिए। आगे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, तार और केबलों पर इंसुलेशन के लिए, क्योंकि यह बिजली का अच्छा रोधक होता है। आगे मशीनरी में बीयरिंग, गियर, सील बनाने में। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं। आपको जो इसमें से आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप इसमें से पिक करके आसानी से लिख सकते हैं। रसायन उद्योग हो गया, पाइप, वाल्व, टैंक की परत चढ़ाने में। अगला, प्राकृतिक रबर क्या होता है, इसको भी सीधा 2 नंबर में पूछता है। लेटेक्स से प्राप्त आइसोप्रीन। ठीक है, इसका बहुलक होता है आइसोप्रीन। ये इसी को बोलते हैं 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, ये उसका केमिकल नाम है आइसोप्रीन का। ठीक है, लेटेक्स से प्राप्त, सीधा क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है, प्री में आता है ये आइसोप्रीन। ठीक है, 1 डे एग्जाम में पूछता है प्राकृतिक रबर का एकलक क्या होता है, तो आइसोप्रीन। तो यहीं से शुरुआत करना है। आइसोप्रीन का बहुलीकरण करने पर अपने को क्या मिलता है, प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल है, और इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसकी तन्यता भी क्या होती है, हाई होती है। आगे देखिए, प्राकृतिक रबर को और अधिक लचीला बनाने के लिए बार बार पूछा जाता है वल्कनीकरण क्या है, ऐसा क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट अपने को देखने को मिलेगा 2 नंबर में। इसको मतलब प्राकृतिक रबर को और अधिक लचीला बनाने के लिए रबर को क्या करते हैं, 373 से 415 केल्विन ताप पर सल्फर के द्वारा इसमें तिर्यक बंध प्रविष्ट कराते हैं। तिर्यक बंध को प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तिर्यक बंध प्रविष्ट या प्रवेश कराया जाता है। तिर्यक बंध प्रवेश कराने की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर अपने को मिल रहा था आइसोप्रीन से, उसी को और अधिक लचीला बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 373 से लेकर के 415 केल्विन ताप पर सल्फर के द्वारा तिर्यक बंध प्रविष्ट करा रहे हैं। इसी तिर्यक बंध प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। उदाहरण, प्राकृतिक रबर के उदाहरण दे सकते हैं, गेंद, बॉल बनाने में, बेल्ट बनाने में, रबर, जूता इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला, अब ये भी प्रकार है बहुलक का, 2 प्रकार, एक होता है योगात्मक बहुलक और एक होता है संघनन बहुलक। तो इन दोनों को एक पैटर्न में रखना है। 2 या 2 से अधिक समान एकलोकों के संयोजन से बनता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक समान एकलोकों से, ना कि भिन्न भिन्न। ठीक है, जैसे पॉलीथीन बन रहा था एथिलीन से, तो उसके एकलक में केवल एथिलीन ही शामिल होंगे, एथिलीन के अलावा और कोई दूसरा शामिल नहीं होगा। इसी को बोलते हैं समान एकलोकों के संयोजन से बनता है। ठीक है, इसमें मेथिल एल्कोहल CH3OH, अमोनिया NH3 और H2 अणु का विलोपन न होने के कारण बहुलक का जो आणविक द्रव्यमान है, ठीक है, बहुलक का आणविक द्रव्यमान एकलोकों के आणविक द्रव्यमान का पूर्ण गुणांक होता है। जो बहुलक है उसका आणविक द्रव्यमान एकलोकों के आणविक द्रव्यमान का पूर्ण गुणांक होता है, गुणांक। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें अणुओं का विलोपन नहीं हो रहा है। CH3OH, NH3, अमोनिया और जल के अणुओं का विलोपन नहीं हो रहा है, इसलिए अपने को ये पूर्ण गुणांक के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब इसके बारे में अपन क्या क्या लिख सकते हैं, आपको ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ। सम, नम, रेखीय, योगात्मक, थर्मोप्लास्टिक, और जब भी ऐसा आएगा इसके साथ क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, PVC, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को अपन लिख सकते हैं। सम बहुलक होते हैं, नरम प्रकृति के होते हैं, हाँ, रेखीय संरचना में प्राप्त होते हैं, रेखीय संरचना में होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा थर्मोप्लास्टिक होते हैं। और स्वयं हम लोग योगात्मक को देख ही रहे हैं, ये हमारा टॉपिक ही है। अगला, इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, PVC, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। यही पैटर्न को आपको समझाना चाह रहा था पहले भी। ठीक है, अगर एक ट्रिक आपको याद हो गया तो पूरा बहुलक बन जाएगा आपसे। अगला है संघनन बहुलक।
देखो इसके पहले था योगात्मक समान एकलोकों से बन रहा था ना, लेकिन ये क्या आ गया, बस यही वर्डिंग चेंज है यहाँ पे। भिन्न भिन्न एकलोकों के संयोजन से बनता है जिसमें CH3OH NH3 और H2O जल के अणुओं का विलोपन हो रहा है ना यहाँ पे, वहाँ पे नहीं हो रहा था। अणुओं का विलोपन होने के कारण बहुलक का आणविक द्रव्यमान एकलोकों के आणविक द्रव्यमान का पूर्ण गुणांक नहीं होता। अणुओं का विलोपन हो रहा है इसलिए पूर्ण गुणांक के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में पॉइंट और क्या क्या लिख सकते हैं अपन, सहबहुलक होते हैं। सहबहुलक मतलब भिन्न भिन्न एकलोकों के संयोजन से बनता है। जस्ट अभी जो देखे योगात्मक उसको विपरीत विलोम करना है पूरा। कठोर प्रकृति के होते हैं, तिर्यक बंध संरचना में प्राप्त होते हैं, थर्मोसेटिंग होते हैं, और जब भी ऐसा आएगा एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, बेकेलाइट, नायलॉन 6, ठीक है। अब अंतर के फॉर्मेट में पूछेगा तो इसको भी आप आसानी से लिख लीजिएगा। जो भी हम लोग पॉइंट कवर किए हैं वही इसका, ठीक है, अंतर है। दो या दो से अधिक समान एकलोकों के संयोजन से बनता है, विलोपन नहीं होता है, इसीलिए अपने को पूर्ण गुणांक के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, समबहुलक होता है, नरम प्रकृति के होता है, रेखीय संरचना प्राप्त होता है। इसी का जस्ट अपोजिट करना है इस तरफ। दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न एकलोकों के संयोजन से अणुओं का विलोपन हो रहा है, इसलिए पूर्ण गुणांक के रूप में प्राप्त नहीं होगा अपने को। सहबहुलक होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं और तिर्यक बंध संरचना में प्राप्त होता है। यहाँ पे जो लिखे उसका जस्ट अपोजिट। ठीक, और भी लिख सकते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, PVC, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और बेकेलाइट, नायलॉन 6। ठीक, आगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या चीज़ होता है, तो थर्मोप्लास्टिक को हम लोग और ताप सुन्मय के नाम से भी जानते हैं। ये पेपर में आ जाता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ताप सुन्मय ऐसा हिंदी में दे दिया रहेगा, अपन पढ़े इंग्लिश में। थर्मोप्लास्टिक इसी को क्या बोलते हैं, ताप सुन्मय। और थर्मोसेटिंग होता है, ये भी प्रकार है बहुलक का। थर्मोसेटिंग इसी को क्या बोलते हैं, ताप ड्रेन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। थर्मोप्लास्टिक बहुत आसान है, गर्म करने पर क्या हो जाता है, ये पिघल जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक है तो पिघलेगा ही, गर्म करने पर क्या होता है, पिघल जाते हैं। और थर्मोसेटिंग क्या हो रहे हैं, गर्म करने पर ये जल जाते हैं। ठीक है, अगला, इनका आकार परिवर्तनशील होता है। चूँकि पिघल रहे हैं तो इनका आकार क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। और ये जल जा रहे हैं, सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका आकार अपरिवर्तनशील होता है। अगला, समान एकलोकों के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, और ये भिन्न भिन्न एकलोकों के संयोजन से बनते हैं। वही अपना फिर से ट्रिक आ गया, सम नम रेखीय योगात्मक थर्मोप्लास्टिक। सम नम रेखीय योगात्मक थर्मोप्लास्टिक। अब इन पूरा पॉइंट को हम इस थर्मोप्लास्टिक वाले में लिख सकते हैं, जैसे कि नरम प्रकृति के होते हैं, रेखीय संरचना में प्राप्त होते हैं। ठीक है, योगात्मक बहुलक होते हैं, और उदाहरण में PVC, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। इसी का जस्ट अपोजिट इधर करना है। ये नरम है तो ये कठोर हो जाएगा, रेखीय है तो तिर्यक बंध हो जाएगा, योगात्मक है तो संघनन हो जाएगा, और PVC, पॉलीथीन, टेफ्लॉन है तो बेकेलाइट, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 हो जाएगा। आगे ये बहुलक वाला चैप्टर कंप्लीट। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बचा है साबुन। तो लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ये सीधा जो परिभाषा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, दो चीज़ आना चाहिए। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। इसका उदाहरण में अपन क्या लिख सकते हैं, C15H31 COO Na। ठीक है, ऐसा उदाहरण दे सकते हैं। C17H35 COO K। इसमें जो देखिए सोडियम आ रहा है ना इसके लवण में, इसी को बोलते हैं उच्च या लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या क्या पोटेशियम लवण क्या कहला रहे हैं, साबुन कहला रहे हैं। ठीक है, इसमें आप और आगे दर्शा दीजिएगा, ये जो होता है हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है। ठीक, हाइड्रोकार्बन भाग होता है, और इतना से इतना क्या होता है, आयनिक भाग होता है। ये जो फार्मूला है ये कठोर साबुन का है। ठीक है, जब भी सोडियम लवण आएगा वो कौन सा साबुन हो जाएगा, कठोर साबुन। और ये जब भी पोटेशियम वाला आएगा कौन सा साबुन हो जाएगा, मृदु साबुन। मृदु साबुन मतलब नहाने का साबुन। ठीक है, ये वाला हाइड्रोकार्बन भाग है, इतना हाइड्रोकार्बन, और ये यहाँ से तक आयनिक भाग। मृदु साबुन मतलब नहाने का, और कठोर साबुन मतलब कपड़ा धोने का। आगे रिएक्शन अपने को साबुन बना के दिखाना है।
CH2COOR। ये फैटी एसिड है, ठीक है, वसी अम्ल का सूत्र है। किसका रिएक्शन करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कर सकते हैं। ठीक, तो अपने को क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये इतना अलग कर देना, तो अपने को मिल जाएगा RCOONA। यही क्या है? साबुन का सूत्र है। ठीक, और बचेगा क्या अपने पास? CH2OH, CHOH और CH2OH। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। इस तरीके से अपन रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, वसी हम लोग की क्रिया किससे कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो अपने को साबुन मिल रहा है और क्या मिल रहा है? ग्लिसरॉल मिल रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। आगे प्रकार, आगे साबुन में और क्या लिख सकते हैं? कठोर साबुन और मृदु साबुन। ठीक है, जब भी साबुन बनाने के लिए, देखिए कठोर साबुन देख लेते हैं। साबुन बनाते समय जब भी सोडियम लवण का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम लवण का उपयोग कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कठोर साबुन कहते हैं। और कठोर साबुन का उपयोग किस में करते हैं? कपड़ा धोने में। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ऐसा एग्जाम्पल। ठीक है, सोडियम लवण आ रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा? कठोर साबुन। आगे मृदु साबुन, साबुन बनाते समय जब भी हम पोटेशियम लवण का उपयोग करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं मृदु साबुन। उपयोग किस में करते हैं? नहाने में करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, C17H35COO। पोटेशियम लवण आ रहा है इसलिए कौन सा साबुन हो गया? मृदु साबुन। नहाने में इसका उपयोग करेंगे। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रक्षालन की प्रक्रिया, मतलब साबुन किस तरीके से काम करता है और कपड़ों में जो लगा दाग या धब्बा है उसको कैसे अलग करता है, तो इसको देखते हैं। देखिए, कपड़े में लगे तेल के धब्बे, ठीक है, जल में जो है अघुलनशील होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया घुलनशील। कपड़े में तेल के धब्बे जो लगे होते हैं वो जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। इस वजह से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? साबुन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग रहता है, आपको जस्ट बताया था इसके पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है और आयनिक भाग क्या होता है, जैसे कि C15H31COONA। तो इसमें से ये वाला जो भाग है हाइड्रोकार्बन भाग है और ये वाला भाग क्या है? आयनिक भाग है। ठीक है, तो इसमें से हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग रहता है जल विरोधी होता है, या और क्या है? वसा स्नेही होता है। जल का विरोध करता है लेकिन वसा से स्नेह रखता है, वसा स्नेही होता है। और जो आयनिक भाग है ये क्या रहता है? जल आकर्षी होता है, मतलब जल को आकर्षित करता है। ठीक, जल आकर्षित करता है या वसा का विरोधी करता है, वसा विरोधी होता है। ठीक है, तथा हाइड्रोकार्बन केंद्र की ओर और आयनिक भाग जो है बाहर की ओर होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है केंद्र की ओर रहेगा, जबकि आयनिक भाग कहाँ रहेगा? बाहर की ओर रहेगा। जिससे क्या होता है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट संरचना, जिसका नाम याद रखना है आपको, मिसेल संरचना बनता है। मिसेल जैसी संरचना का निर्माण होता है और जिसमें संरचना बनेगा ऐसा संरचना बनता है। इसी को बोलते हैं मिसेल संरचना। ये आपके नोट्स में लिखिएगा। ठीक है, जब भी आंसर राइटिंग करेंगे इस चित्रों को बनाइएगा और दर्शा दीजिएगा मिसेल संरचना ऐसा होता है करके। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन वाला भाग अंदर की ओर और आयनिक भाग जो है बाहर की ओर होता है। ठीक, तो एक क्या बन रहा है? एक मिसेल संरचना बन रहा है। इसी मिसेल संरचना में, ठीक है, धूल के कण जो है या धब्बे जो है फंस कर क्या हो जाते हैं? पृथक्कृत हो जाते हैं और हमारा कपड़ा जो है साफ हो जाता है। तो ये पूरा प्रक्षालन की प्रक्रिया है, एकदम आसान भाषा में जो आपके लिए नोट्स को तैयार किया गया है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है और आयनिक भाग क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है जल का विरोधी करता है, जल विरोधी होता है, और आयनिक भाग क्या होता है? जल आकर्षी होता है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन वाला भाग अंदर की ओर होता है, केंद्र की ओर, जबकि आयनिक भाग क्या होता है? बाहर की ओर होता है।
और जब ये अंदर बाहर की ओर हो रहे हैं तो एक संरचना बन रहा है, मिसेल संरचना। उसी मिसेल संरचना में धूल के कण धब्बे जो है फंस करके पृथक्कृत हो जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। अगला है डिटर्जेंट, अपमार्जक। ये लास्ट टॉपिक है आज का हमारा। सोडियम और पोटेशियम के सल्फोनेट लवण होते हैं। जब भी अपमार्जक आएगा हम उसके बारे में क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम के सल्फोनेट लवण होते हैं। इसके पहले हम लोग साबुन देखे थे। साबुन क्या होता था, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते थे, ठीक है। यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के सल्फोनेट लवण है ना, याद रखिएगा। अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या होते हैं, पृष्ठ सक्रिय यौगिक होते हैं, ठीक है। यौगिक जो जल के पृष्ठ तनाव को कम करके, काम लिखते हैं, जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं और धूल के कण को, ठीक है, पानी में वितरित कर देते हैं, जिससे कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। अब इसका भी दो भाग रहते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग और आयनिक भाग। हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है, जल विरोधी, और आयनिक भाग क्या होता है, जल स्नेही होता है। उदाहरण सोडियम टोटेसिल सल्फोनेट, इसको उदाहरण लिख सकते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फोनेट, इसको उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक। तो जब भी डिटर्जेंट पूछ रहा है, अपमार्जक पूछ रहा है, तो हम इसके बारे में 4 से 5 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं, सल्फोनेट लवण होते हैं, पृष्ठ सक्रिय यौगिक होते हैं, ठीक है। धूल के कणों को वितरित कर देते हैं पानी में। 2 भाग बता देना, हाइड्रोकार्बन भाग और आयनिक भाग। हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी और आयनिक भाग क्या होता है, जल स्नेही होता है। आगे प्रकार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकार मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों को समझाइए करके। तो धन आयन अपमार्जक पहले देख लेते हैं एक बार। धन आयन होते हैं, ऋण आयन होते हैं, और क्या होते हैं, अनायन होते हैं, और एक उभयधर्मी अपमार्जक होते हैं। अब सबको बारी बारी से देख लेते हैं। धन आयन, प्रक्षालन की प्रक्रिया मतलब साफ करने की प्रक्रिया विलयन में उपस्थित धन आयन के आधार पर होती है। बहुत सरल परिभाषा है, जैसा नाम है वैसा इसका परिभाषा बन रहा है। प्रक्षालन की प्रक्रिया किसके वजह से हो रहा है, धन आयन के कारण, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, धन आयनीय अपमार्जक। उदाहरण के लिए एमीन एसीटेट, और क्या है, एल्किल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड। सीधा आपको याद होना चाहिए। अगला ऋण आयनीय अपमार्जक, अब सेम पैटर्न होगा। प्रक्षालन की प्रक्रिया विलयन उपस्थित ऋण आयन के आधार पर होती है, इसी को बोलते हैं ऋण आयन अपमार्जक, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा होगा विलयन उपस्थित ऋण आयन के आधार पर होती है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम टोटेसिल बेंजीन सल्फोनेट, हालांकि उदाहरण इसका लंबा है, याद रखिएगा नाम को, सोडियम टोटेसिल बेंजीन सल्फोनेट। अगला अनायनीय अपमार्जक, इसमें हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी और एल्कोहलिक भाग क्या होता है, जल आकर्षीय होता है, जल स्नेही होता है, जिसका उपयोग ग्रीस के इमल्सीकरण के रूप में किया जाता है, ठीक है, अनायनीय अपमार्जक। अगला है उभयधर्मी अपमार्जक, इसमें अम्लीय और क्षारीय समूह उपस्थित होते हैं, दोनों होते हैं, अम्लीय और क्षारीय समूह उपस्थित होते हैं। अम्लीय भाग धन आयन की तरह और कार्बोक्सिलिक भाग जो है ऋण आयन की तरह काम करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम लॉरेल साल्बोसिनेट। तो इस तरीके से साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया। आज के टॉपिक में हम लोग अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है, और हम लोग कवर किए इसमें साबुन, अपमार्जक, बहुलक, निम्न घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, इन सभी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में सीखते हुए नोट्स तैयार करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, ठीक है। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में अपना मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आने वाले समय में हम रसायन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आगे